गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो इससे पिछले क्लास क्लिप 12 में आप जो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में देख चुके हैं। अब जो है हम लोग इस क्लास में जो है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन उससे पहले डॉट प्रोडक्ट पे आपको एक आध न्यूमेरिकल्स करवा दे ताकि आपको उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये पता आपको चल जाए। ठीक है, तो आइए एक आध क्वेश्चन पहले कर ले। एक क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a बराबर 2, वेक्टर b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 1 तथा a डॉट b बराबर √3 है, तो वेक्टर a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू है 1, a डॉट b √3 है, यानी थीटा का मान हमको निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले हमको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर b वॉट दे सकते हैं। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो है a डॉट b इक्वल टू ए बी, यानी मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b कॉस थीटा। जनरली इसे ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो a डॉट b प्राप्त है। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट b, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा ए बी। अब सभी चीज जो है हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो √3 हो गया और नीचे हो गया 2 × 1। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। तो कॉस थीटा बराबर √3/2 है, इसका मतलब है कि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री होगा। तो ये आपका हो गया आंसर। नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो पिछले क्लास यानी डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सप्लेन किए थे तो आपको हम बताए थे कि जब किसी ऐसे क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो जो दो वेक्टर क्वांटिटी के गुणनफल पर यानी प्रोडक्ट पर निर्भर तो करता है, लेकिन रिजल्ट उसका स्केलर होता है। लेकिन मान लीजिए कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आइए आज का हेडिंग दे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस या वेक्टर भी बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके डेफिनेशन को वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन एक बार हम इसके डेफिनेशंस को लिखा देते हैं आपको।
जब किसी ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो जो दो वेक्टर्स के गुणनफल पर निर्भर करता हो तो ऐसे क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। नोट कीजिए, इस केस में एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नोट कीजिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब आगे बात करें। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तथा दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इस केस में
किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्ञात किया जाता है। तथा ज्ञात किए गए प्रोजेक्शन और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सिंपल मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां तक नोट करें। That is A cross B equal to AB sin थीटा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें इसकी याद रखनी है। इंपॉर्टेंट नोट्स में कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि ये वेक्टर A है और दूसरा ये वेक्टर B है और इसके बीच का एंगल है 30 डिग्री। अब एक का मैग्नीट्यूड सपोज करिए 2 है और B का मैग्नीट्यूड 3 है। तो हम देखते हैं कि A का प्रोजेक्शन B पर या B का प्रोजेक्शन A पर निकालकर क्या होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है A क्रॉस B AB साइन थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे इस दोनों के बीच का लेना है और स्मॉलर एंगल लेना है। ठीक है, तो A का वैल्यू हो गया 2 और B का वैल्यू हो गया 3 और साइन 30।
तो इसके लिए हम जो है 2 × 3 हो जाएगा 6, रहने दीजिए इसको, और इसका हो जाएगा 1/2, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 3। और मान लीजिए इसी को अगर हम B क्रॉस A लिखते हैं तो भी तो हमारा फॉर्मूला AB साइन थीटा आएगा, यानी BA साइन थीटा लिखे या AB साइन थीटा लिखे, बात यहाँ पे बराबर हो जाएगा। चलिए B का प्रोजेक्शन A पे है तो इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, BA साइन थीटा। तो B का वैल्यू हो गया 3, ये हो गया 2 और साइन हो गया 30, तो ये हो जाएगा 6। ये ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3। इस स्थिति में आप देखिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आया है। तो क्या हम A क्रॉस B और B क्रॉस A लिख सकते हैं? यहां तो ऐसे ही दिख रहा है, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जब A का प्रोजेक्शन B पर निकालेंगे और B का प्रोजेक्शन A पे निकालेंगे तो हमको जो C प्राप्त होगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाता है उससे वह क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वेक्टर जिस प्लेन में होता है इसका जो रिजल्ट आएगा उस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये वेक्टर मान लीजिए हमारा कि वेक्टर A और वेक्टर B इस प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यानी A का प्रोजेक्शन B पे निकाले तो डेफिनेशन क्या कहता है कि B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिजल्ट आएगा वो हमको रिजल्टेंट वेक्टर देगा क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर हम ये प्लेन है, दो वेक्टर है, तो यहां से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगा या तो एक ऊपर की ओर होगा या एक फिर नीचे की ओर होगा। और थीटा तो हमको हर हाल में क्या लेना है, इस दोनों के बीच का ही लेना है। तो इस स्थिति में अगर हम A का B पर निकालेंगे तो एक डायरेक्शन मिल जाएगा ऊपर की ओर, B का A पर निकालेंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा नीचे की ओर। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये दो इंडिविजुअल वेक्टर है जिसे हमने कंसीडर किया कि इन दो वेक्टर को, तो ये प्लेन में है ऐसे। अब आप इसे ऐसे समझिए, टॉर्क स्क्रू रूल की सहायता से समझते हैं। तो हम इसे मान लीजिए कि इसको जो है स्क्रू को खोलेंगे, तो देखिए कि स्क्रू को अगर खोला जाएगा तो ये कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहे, उसको भी आप समझ सकते हैं इस रोटेशन से। तो ये जो ऊपर की ओर आ रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया प्लेन हमारा, और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया C, तो ये आ गया। अब मान लीजिए कि इसको जब हम कसेंगे तो ये कब जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम A का प्रोजेक्शन B पे निकालेंगे उस स्थिति में हमको ये डायरेक्शन मिलेगा, और जब B का प्रोजेक्शन A पे निकालेंगे तो उस स्थिति में जो है रिजल्ट का डायरेक्शन नीचे की ओर मिलेगा। तो उस हिसाब से हम A क्रॉस B या B क्रॉस A नहीं लिख सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हम यहाँ पे लिख ले कि डैट इज, यह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ये हो गया आपका रिजल्ट।
ठीक है। अब कुछ बात और भी जान लें। जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में हम बताए थे कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो आइए फॉर्मूला में पहले विचार कर ले कि a क्रॉस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब यहां पे कोई हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करें तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो अगर हम i को i के साथ गुना करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। तो अगर हम यहाँ 1 इंटू 1 और i को i के साथ गुना करने का मतलब कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इसलिए i को i से जब गुना करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 1। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम कर रहे थे तो cos 0 वहां cos थीटा था, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, तो cos 0 का मान जो होता है वो हो जाता है साइन 0, सॉरी उल्टा बता दिए, साइन 0 0 होता है। तो ये रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। cos 90 जब आएगा तो वहां पे 0 हो जाएगा, जबकि साइन 90 आएगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी डॉट प्रोडक्ट में हमें i को i से जब गुना करते थे तो रिजल्ट 1 मिलता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में i को i से गुना करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0 और थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम j को j के साथ गुना करेंगे तो भी रिजल्ट 0 होगा, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू यहां पर क्या है 0 डिग्री है और रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है। यहां पे आप टॉपिक के रूप में लिख सकते हैं टर्म्स रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट या रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब यदि चौथी बात करें, जो हम क्लॉकवाइज बात किए एंटी क्लॉकवाइज बात किए, वो दोनों बात यहां से देखिए। मान लीजिए कि 3 कोऑर्डिनेट है आपका, यानी एक पे है i, एक है j और एक है k। तो अभी हम एक बार चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर i का प्रोजेक्शन j पर निकालेंगे तो j के परपेंडिकुलर रिजल्ट क्या मिलेगा हमको k मिलेगा। ठीक है। तो i को j से मल्टीप्लाई करेंगे, i को j से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो अगर हम ए बी साइन थीटा पर अगर उसको पुट करके देखेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1 प्राप्त होगा। तो देखिए i को j से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मिला k, ठीक उसी प्रकार से j को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा i। तो j को k से मल्टीप्लाई करेंगे, i को j से मल्टीप्लाई किए रिजल्ट हो गया k, j को k से मल्टीप्लाई किए रिजल्ट हो गया i। इसी प्रकार से k को i से मल्टीप्लाई करेंगे, k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा j। ये किस डायरेक्शन में किए, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा
पॉजिटिव मिलेगा। तो ये आप यहां लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ये हो गया आई जे के। अब हम क्लॉकवाइज बात करते हैं, यानी जे को गुना करेंगे आई से, आई को के से, के को जे से। ठीक है, ये है आपका क्लॉकवाइज। तो जे को गुना करिए आप आई से, तो जे को आई से गुना करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस के। ठीक है, आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस जे, और फिर के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस आई। इससे हमको यहां एक खास बात ये मिल रहा है कि अगर हम क्लॉक वाइज गुना करते हैं तो रिजल्ट हमको मिलेगा निगेटिव, और एंटी क्लॉक वाइज गुना करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखेंगे, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की बातें यहाँ समाप्त होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप हम आपको बनाएंगे वो आपका हो जाएगा, इसका अब न्यूमेरिकल क्लास चलेगा, यानी वेक्टर की जितनी भी थ्योरी थी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और जितना भी लॉ था, तो शुरू से अगर हम बात कर ले तो अगर वेक्टर एडिशन की बात करें तो वेक्टर एडिशन में आपको 3 लॉ पढ़ाया गया। पहला लॉ था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन आया तो उसमें 2 लॉ पढ़ाया गया, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और उसके बाद आ गया प्रोडक्ट, यानी वेक्टर का प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा, तो उम्मीद है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।